6. पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध की अनिवार्यता। कुछ साथियों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के विकास के कारण पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध अपरिहार्य नहीं रह गए हैं। वे मानते हैं कि समाजवादी खेमे और पूंजीवादी खेमे के बीच के अंतर्विरोध पूंजीवादी देशों के बीच के अंतर्विरोधों से कहीं अधिक तीखे हैं कि अमेरिका ने अन्य पूंजीवादी देशों को अपने प्रभाव में इतना ला दिया है कि वह उन्हें आपस में युद्ध करने और एक दूसरे को कमजोर करने से रोक सकता है कि अग्रणी पूंजीवादी दिमागों को दो विश्व युद्धों और उनके द्वारा पूरे पूंजीवादी विश्व को पहुंचाई गई गंभीर क्षति ने पर्याप्त रूप से यह सिखा दिया है कि पूंजीवादी देशों को एक दूसरे के साथ युद्ध में शामिल करने का दुस्साहस न करें, और यह सब होने के कारण पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध अब अपरिहार्य नहीं रह गए हैं। ये साथी गलत हैं। वे बाहरी घटनाओं को तो देखते हैं जो सतह पर आती जाती रहती हैं, लेकिन वे उन गहन शक्तियों को नहीं देखते जो, हालांकि वे अभी तक अदृश्य रूप से काम कर रही हैं, फिर भी विकास की दिशा निर्धारित करेगी। बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप, जापान और अन्य पूंजीवादी देशों को राशन पर रखा है। पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान अमेरिका के चंगुल में फंस गए हैं और चुपचाप उसके आदेशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना गलत होगा कि चीजें हमेशा के लिए ठीक चलती रहेंगी, कि ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व और उत्पीड़न को अंतहीन रूप से सहन करेंगे, कि वे अमेरिकी बंधन से मुक्त होने और स्वतंत्र विकास का रास्ता अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे। सबसे पहले ब्रिटेन और फ्रांस को ही लें। निस्संदेह वे साम्राज्यवादी देश हैं। निस्संदेह सस्ते कच्चे माल और सुरक्षित बाजार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या ये माना जा सकता है कि वे वर्तमान स्थिति को अंतहीन रूप से सहन करेंगे, जिसमें मार्शल योजना सहायता की आड़ में अमेरिकी ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्थाओं में घुसपैठ कर रहे हैं और उन्हें अर्थव्यवस्था के सहायक के रूप में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिकी पूंजी ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों में कच्चे माल पर कब्जा कर रही है और इस तरह ब्रिटिश और फ्रांसीसी पूंजीपतियों के उच्च मुनाफे के लिए आपदा की साजिश रच रही है? क्या ये कहना सही नहीं होगा कि पूंजीवादी ब्रिटेन और उसके बाद पूंजीवादी फ्रांस अंततः एक स्वतंत्र स्थिति और निश्चित रूप से उच्च मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के आलिंगन से अलग होने और उसके साथ संघर्ष में प्रवेश करने के लिए मजबूर होंगे? आइए हम प्रमुख पराजित देशों पश्चिमी जर्मनी और जापान की ओर बढ़ते हैं। ये देश अब अमेरिकी साम्राज्यवाद के बूट के नीचे दुख में तड़प रहे हैं। उनके उद्योग और कृषि, उनका व्यापार, उनकी विदेश और घरेलू नीतियां और उनका पूरा जीवन अमेरिकी कब्जे वाले शासन द्वारा जकड़ा हुआ है। फिर भी कल ही ये देश महान साम्राज्यवादी शक्तियां थे और यूरोप और एशिया में ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के वर्चस्व की नींव हिला रहे थे। ये सोचना कि ये देश फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं करेंगे, अमेरिकी शासन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और स्वतंत्र विकास के लिए अपना रास्ता नहीं बनाएंगे, चमत्कारों पर विश्वास करना है। ऐसा कहा जाता है कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विरोधाभास पूंजीवादी देशों के बीच विरोधाभासों से कहीं ज्यादा मजबूत है। सैद्धांतिक रूप से बेशक ये सच है। ये सिर्फ आज ही सच नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी सच था और इसे कमोबेश पूंजीवादी देशों के नेताओं ने महसूस किया। फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध यूएसएसआर के साथ युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध के रूप में शुरू हुआ। क्यों? सबसे पहले क्योंकि समाजवादी देश के रूप में यूएसएसआर के साथ युद्ध पूंजीवाद के लिए पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जहां पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध सिर्फ कुछ पूंजीवादी देशों की दूसरों पर सर्वोच्चता पर सवाल उठाता है, वहीं यूएसएसआर के साथ युद्ध निश्चित रूप से पूंजीवाद के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। दूसरे क्योंकि पूंजीवादी, हालांकि वे प्रचार के उद्देश्य से सोवियत संघ की आक्रामकता के बारे में शोर मचाते हैं, लेकिन खुद नहीं मानते कि यह आक्रामक है, क्योंकि वे सोवियत संघ की शांतिपूर्ण नीति से अवगत हैं और जानते हैं कि यह खुद पूंजीवादी देशों पर हमला नहीं करेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी यही माना जाता था कि जर्मनी निश्चित रूप से युद्ध से बाहर हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साथी अब मानते हैं कि जापान और जर्मनी निश्चित रूप से युद्ध से बाहर हो गए हैं। तब भी प्रेस में ये कहा गया और शोर मचाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप को राशन पर डाल दिया है, कि जर्मनी फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और पूंजीवादी देशों के बीच कोई और युद्ध नहीं होगा। इसके बावजूद जर्मनी अपनी हार के बाद 15 या 20 साल के भीतर एक महान शक्ति के रूप में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, गुलामी से मुक्त हो गया और स्वतंत्र विकास का मार्ग अपना लिया। और यह महत्वपूर्ण है कि यह कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ही थे जिन्होंने जर्मनी को आर्थिक रूप से उबरने और उसकी आर्थिक युद्ध क्षमता को बढ़ाने में मदद की। बेशक जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मनी की आर्थिक सुधार में मदद की, तो उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ एक ठीक हो चुके जर्मनी को खड़ा करने, समाजवाद की भूमि के खिलाफ उसका इस्तेमाल करने के उद्देश्य से ऐसा किया।
लेकिन जर्मनी ने सबसे पहले अपनी सेना को एंग्लो फ्रेंच अमेरिकन ब्लॉक के खिलाफ निर्देशित किया। और जब हिटलर जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो एंग्लो फ्रेंच अमेरिकी गुट हिटलर जर्मनी के साथ जुड़ने के बजाय हिटलर जर्मनी के खिलाफ यूएसएसआर के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो गया। परिणामस्वरूप पूंजीवादी देशों का बाजार के लिए संघर्ष और अपने प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने की उनकी इच्छा व्यवहार में पूंजीवादी खेमे और समाजवादी खेमे के बीच के अंतर्विरोधों से अधिक मजबूत साबित हुई। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जर्मनी और जापान फिर से अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, अमेरिकी गुलामी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे और अपना स्वतंत्र जीवन नहीं जिएंगे? मुझे लगता है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पूंजीवादी देशों के बीच युद्ध की अनिवार्यता बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लेनिन की यह थीसिस कि साम्राज्यवाद अनिवार्य रूप से युद्ध को जन्म देता है, अब अप्रचलित मानी जानी चाहिए, क्योंकि आज शक्तिशाली लोकप्रिय ताकतें शांति की रक्षा और एक और विश्व युद्ध के खिलाफ आगे आई हैं। ये सच नहीं है। वर्तमान शांति आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शांति की रक्षा के लिए लड़ने और दूसरे विश्व युद्ध की रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। नतीजतन इस आंदोलन का उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और समाजवाद स्थापित करना नहीं है, ये खुद को शांति बनाए रखने के लोकतांत्रिक उद्देश्य तक सीमित रखता है। इस संबंध में वर्तमान शांति आंदोलन साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में बदलने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय के आंदोलन से अलग है, क्योंकि बाद वाला आंदोलन आगे बढ़ा और समाजवादी उद्देश्यों का पीछा किया। ये संभव है कि परिस्थितियों के एक निश्चित संयोजन में शांति के लिए लड़ाई यहाँ या वहाँ समाजवाद के लिए लड़ाई में विकसित हो जाए, लेकिन तब यह वर्तमान शांति आंदोलन नहीं रहेगा, ये पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने का आंदोलन होगा। सबसे अधिक संभावना यह है कि वर्तमान शांति आंदोलन शांति के संरक्षण के लिए एक आंदोलन के रूप में यदि सफल होता है, तो इसका परिणाम किसी विशेष युद्ध को रोकना, उसे अस्थायी रूप से स्थगित करना, किसी विशेष शांति को अस्थायी रूप से बनाए रखना, किसी युद्धप्रिय सरकार का इस्तीफा और शांति बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से तैयार किसी अन्य सरकार द्वारा उसका स्थान लेना होगा। ये निश्चित रूप से अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी, लेकिन फिर भी यह आमतौर पर पूंजीवादी देशों के बीच युद्धों की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि शांति आंदोलन की सभी सफलताओं के बावजूद साम्राज्यवाद बना रहेगा, बल में बना रहेगा, और परिणामस्वरूप युद्धों की अनिवार्यता भी बल में बनी रहेगी। युद्ध की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए साम्राज्यवाद को खत्म करना आवश्यक है।